नमस्कार मेरे कर्म भूमि के अर्जुनों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे। नाम तो सुना होगा ना, डीएनएस। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने अपने जीवन के इस परीक्षा रूपी यानी एग्जाम रूपी जो आपका कर्तव्य था उसमें आप लोगों ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगभग पास आउट कर लिया है और बहुत अच्छे से। और जो हम लोगों ने ये अपना फर्स्ट टाइम का हम लोग का एक्सपीरियंस था कि हम लोग कुछ अलग करते हैं, नया करते हैं। तो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार जो आप लोग के सेमेस्टर की क्लासेस चलाई जा रही थी नवोदय बैच, आज उसी क्रम का, आज उसी पड़ाव का, आज ये मतलब सेकेंड स्टेप आज हम लोगों ने हासिल करने वाले हैं। क्या होने वाला है आज इसके वीडियो में, वही सीधे पीछे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। हमेशा की तरह नकलची बंदर नकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। मैं हट जाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। ये खूबसूरत सा फोटो मेरा है, ठीक है, मैं ऑलरेडी खूबसूरत हूं। और इसमें देखिए, और ये क्या है कि आपका सेकंड सेमेस्टर का, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, आपके कानों से बिल्कुल सही सुनाई दे रही है कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का अभी अपना बैच जो है हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और हम क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि जो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो आपका फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है, जो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है बेटा, आज के इस वीडियो में हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब मैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देख रहा था ना, तो यकीन मानो कि मन इतना खुश हो गया ना, तो मन तो कर रहा था कि ये भी जाए अभी पूरा सिलेबस पढ़ा दे। क्योंकि अगर फिजिक्स में अगर सबसे खूबसूरत कोई अगर टॉपिक है, अगर कोई चैप्टर है, अगर कोई समझने लायक बहुत बेहतरीन है, जिसमें दिमाग नहीं खर्च करना होता है, क्या बायोलॉजी का बच्चा, क्या इसका बच्चा, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का अगर बच्चा हो, अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स। और आजकल अगर बच्चे हैं, अगर वो मेंस हैं, अगर वो आदमी हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना तो बहुत जरूरी काम हो जाता है। घर में कभी पंखा लगाने वाली बात हो गई, या घर में कभी कूलर बनाने वाली बात हो गई, हीटर खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, शादी करने के बाद किसी का मूड खराब हो गया, तो वो सब भी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के दम पे बनाने का मुद्दा रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कहां से होता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कहां से शुरू होता है, वो बेसिक हमको आज के इस वीडियो में जानना है। हमको पढ़ना है, एक्चुअली जानना नहीं, हमको सिलेबस देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। और फिर कहूंगा कि आप लोग को बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स ऑलरेडी ला चुके हैं। कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, आ जाएगा। लेकिन जहां तक बच्चों से मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी एग्जाम देने के बाद कि सर पेपर बहुत 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 अच्छा गया था, और अच्छा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम लोगों ने उस कदर का, उस लेवल का हम लोगों ने मेहनत किया था। आप लोग को अगर याद होगा, कुछ बच्चे इसमें से हमारे पुराने भी होंगे जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, उनको याद होगा कि एग्जाम के समय, एग्जाम के पहले हम लोगों ने कितने लाइव क्लासेस ले लेके बेटा आप लोग के डाउट्स को दूर कराए थे। ये हमारे पेड कोर्स के अंदर ये सब कक्षाएं जो चली रही थी, क्लासेस चल रही थी, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, जो भटक गए थे, जो पथ भ्रमित हो गए थे बेटा, उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेहनत हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। और उसका रिजल्ट देखने को मिला। कितने स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, कितने मोबाइल में मैसेजेस पड़े हुए हैं, ऑलरेडी यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट पड़े हुए हैं। यदि आपको यकीन ना हो, वैसा तो ऐसा है नहीं कि आप लोग को मेरी बातों पे यकीन नहीं होता, बहुत ट्रस्टेबल हैं आप लोग, बहुत ही प्यार करने वाले हमारे आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास ना हो तो बेटा स्क्रॉल करके आप जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन ठीक है, बिना कोई टाइम व्यर्थ किए बेटा आज हम करेंगे अपना जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स का सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है फ्रंट पेज पे, हालांकि हर एक पेज को बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, बीएससी का फिजिक्स का सिलेबस है बेटा, वो कंप्लीट डिस्कशन में यहां करने वाला हूं। कैसे और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है वो तो मैं बताऊंगा, ये तो मेरा हमेशा का काम रहता है। लेकिन ठीक है, और किन किन कॉलेजेस के लिए, किन किन यूनिवर्सिटीज के लिए है, जो बेटा जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मानते हैं, उनको लागू करते हैं, उनके लिए है। ठीक है, जैसे कि MGKBP, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, DDU, ठीक है, और LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी। LU शायद आई थिंक नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो है शायद ना, ठीक है, ये CUET के अंदर नहीं है, दिमाग उसी पे चलता है। ठीक है, और ये मैं हूं, मतलब आपका प्यारा राय सर, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे और क्या पढ़ना है ना। ठीक है, तो आओ फ्रंट पेज पे देखो क्या होता है कि पूरा जो फिजिक्स का सिलेबस है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर हर बात की तरह दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी फिजिक्स के सिलेबस के दो पुत्र हैं बेटा, पार्ट ए यानी पार्ट ए और पार्ट बी करके नाम के दो पुत्र हैं बेटा। पहला जो हमारा सिलेबस है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने वाला है। यानी कि हमको पढ़ना है बेटा उष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिक्स।
और थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप जब 12th के आप स्टूडेंट रहे होंगे, 11th के स्टूडेंट रहे होंगे बेटा, तो थर्मोडायनेमिक नाम का एक चैप्टर, एक खूबसूरत चैप्टर आप लोगों ने पढ़ के आया होगा। क्या आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? बेसिक, बहुत बेसिक आप लोगों ने वहां पढ़ा था, लेकिन यहां भी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। देखो 2 पार्ट है बेटा, क्लियर है कि 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट के उसको 2 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा। एक पार्ट जो आपके जो प्यारे उमेश सर हैं, जिसको आप लोग बहुत प्यार से मोटू सर भी कहते हैं, वो आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। एक पोर्शन वो पढ़ाएंगे और एक पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा बेटा। आपका बोले तो जो भी कर लीजिए, आपका दोस्त, आपका यार, आपका संग, आपका मित्र, जो भी कह लीजिए, जो आपके मन में हो ना। वो गाना याद आता है ना, प्रेमी आशिक आवारा ना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना। ठीक है, तो कुछ भी बुला सकते हैं, बस एक प्यार, एक रिस्पेक्ट, ठीक है, होनी चाहिए, एक बाउंडेशन होना चाहिए, एक थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। चलो ठीक है, कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। रिवील कर देता हूं, ये सीक्रेट है ना, रिवील कर देता हूं, किसी को बताना मत कि थर्मोडायनेमिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं ना, नहीं तो बवाल आने वाला है। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, ये थोड़ी मिस्ट्री है, ये मैं नहीं बताने वाला। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ाऊंगा अगर तिल इन तक बने हुए हो बेटा, तो दुनिया की, ब्रह्मांड की, पूरे सोलर से बाहर, यूनिवर्स से बाहर चले जाओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप नहीं लगा सकते हो। मेरा उद्देश्य केवल बीएससी को फोकस करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप जिंदगी के किसी भी एग्जाम में अगर बैठें, चाहे वो आपकी इम्तिहान की घड़ी हो, चाहे नॉर्मल लाइफ की ही अगर आपका एग्जाम्स हो, अगर उसमें बैठे हो तो आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप एबल रहें, आप एग्जाम को दे सकें। ठीक है, चाहे वो गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, फार्मूला अप्लाई करना हो, ट्रिक लगाना हो या तुक्का मारना हो बेटा, सारे तरीके के इलाज यहाँ, सारे रोगों का इलाज यहाँ पे मिलता है। खासकर ये डीएनएस पे ही मिलता है और ऐसा कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो थ्योरी बेटा इसके सिलेबस में क्या है, देखो पहला जो पार्ट 1 के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, पहला है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना। अब कुछ बच्चे तो आज तक ये भी नहीं जानते होंगे कि हम पहले जीरो लॉ, कभी सुना है कभी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कभी किसी लॉ को जीरो सुना है क्या? न्यूटन जीरो लॉ सुना है? नहीं सुना ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ये जीरो लॉ क्यों आया, इसके पीछे की भी कहानी है ना, मैं बताऊंगा जीरो लॉ क्यों आया। ठीक है, अभी आप जाइएगा, इसको गूगल पे सर्च करिएगा, आधा अधूरा ज्ञान लीजिएगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा ना। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेने का बाबा ना, पूरा ज्ञान लेने का, पूरा खाना खाने का, एकदम थाली में 56 भोग खाने का। ठीक है, तो क्या करना है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, मेरे प्यारे राही, मेरे प्यारे मुन्ना, इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि हमारा सिस्टम, सराउंडिंग। हाँ, सिस्टम का बड़ा यूज है इसमें, सिस्टम नाम से ही चलो सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का बड़ा यूज है, सराउंडिंग का है। ठीक है, सारी चीजें टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्क है, पावर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सारी चीजें इसके अंदर हम टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर, बेसिकली जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में ही बताता है, तो हम जीरोथ लॉ पढ़ेंगे ना। जीरोथ लॉ पहले बताएंगे कि पहले फर्स्ट लॉ से पहले जीरो लॉ क्यों आया ना, जीरो लाने की क्या हमारी कंडीशन थी। फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, हीट, उष्मा एंड वर्क डन, और किया गया कार्य, वर्क डन भाई किया गया कार्य। आगे क्या है, वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोटोपिक है। ठीक है, जैसे कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, शब्दाबी प्रक्रम है। हिंदी और इंग्लिश एकदम मिक्स करके बेटा ऐसा पढ़ाएंगे ना कि झूमोगे। ठीक है, क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, उसके थ्रू, वेरियस प्रोसेस के थ्रू किया गया कार्य हमको देखना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो चैप्टर, ये जो प्रोसेस, एक लाइन लिखी है ना, वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इससे क्वेश्चंस हर सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं। एंथैल्पी, अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंथैल्पी रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, यानी कि सीपी, ये नीचे लिखा है, इसको नीचे सीपी रहना चाहिए, सीपी नीचे ऐसे रहता है ना, देखो ये सी और ये से पी रहता है। ठीक है, सी और नीचे सबस्क्रिप्ट में पी रहता है, यानी कि ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि क्या है हमारा, ये जो हमारी ऊर्जा होगी ना, मोलर उष्मीय ऊर्जा जो भी होती है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे समदाबी और समायतनी प्रक्रम पे हम करने वाले हैं। कार्नोट इंजन,
एक ऐसा इंजन पढ़ेंगे, साइंटिस्ट कार्नोट के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने एक इंजन का ऐसा हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट दिया था कार्नोट इंजन के बारे में, जिसकी इफिशियंसी 100% होती है। कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल इंजन होता है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, उसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। और कंबस्टन, और दो और इंजन पढ़ेंगे, ऑटो एंड डीजल इंजन, ठीक है। और जब ऑटो एंड डीजल इंजन पढ़ेंगे बेटा तो बताएंगे कि कैसे कैसे डीजल इंजन कैसे काम करते हैं। तब आप अपने जो घर में बाइक पड़ी होंगी, पुरानी रद्दी बाइक पड़ी होंगी, उसका इंजन खोल के उसके पिस्टन को देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, कैसे हमारी गाड़ी चलती है, कैसे कंबस्टन होता है, कैसे फ्यूल से इग्निशन होता है, सारा हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले, एक एक पार्ट खोल के पढ़ाएंगे बेटा ना, ठीक है। आते हैं सेकंड एंड थर्ड लॉ डायनामिक्स पे। जितना तो आपका फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आपका सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं कहूं सेकंड लॉ क्या है बेटा, अगर सेकंड लॉ कहूं तो ये जो मैंने अपने बालों को बनाया ना, जुल्फों को बनाया, यही तो मेरा सेकंड लॉ है। अब कहेंगे सर ये सेकंड लॉ कैसे है, ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, ये कौन सा सेकंड लॉ है, ये कौन सा सेकंड लॉ है सर, ये जुल्फों को बिखेर लेना कौन सा सेकंड लॉ है। बेटा पढ़ाऊंगा, कौन सा सेकंड थर्ड लॉ है पढ़ाऊंगा ना, अभी बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा ना। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, जुल्फों को बिखेर के बताऊंगा कि सेकंड और थर्ड लॉ क्या होता है, तुम भी समझोगे। वो जो लड़कियां ऐसे करती है ना, ऐसे ना, ऐसे एक्चुअली क्या कर रही होती हैं, वो अपने एंट्रोपी को बढ़ा रही, एंट्रोपी को सवार रही होती हैं। वो एक्चुअली अपनी जुल्फों को नहीं सवारती हैं, अपने जुल्फों के एंट्रोपी को सवार रही होती हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बुरा मत मानिएगा अगर आप स्त्री हैं तो, ठीक है, क्योंकि भाई स्त्री है कुछ भी कर सकती है, ठीक है। डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का डिफरेंट स्टेटमेंट है। क्लैसियस इनक्वालिटी है, क्लैसियस नाम के एक साइंटिस्ट आते थे, क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन भी आएगा, अपने को नीचे पढ़ना होगा, ठीक है। क्लैसियस नाम का साइंटिस्ट है, उनकी इनक्वालिटी क्या होती है हमको पढ़ना है। एंट्रोपी आ गया ना, एंट्रोपी, एंट्रोपी जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक एंट्रोपी बेस्ड एक क्वेश्चन, एक एंट्रोपी बेस्ड एक मूवी आई है हॉलीवुड की, आई थी, बहुत पुरानी है ना, उसको बोलते हैं टिनेट। देखिएगा कैसे एंट्रोपी को रिवर्स करके हम टाइम रिवर्सल कर सकते हैं। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बताएंगे बेटा, ब्लैक होल के अंदर कैसे एंट्रोपी का क्या मतलब है। ब्लैक होल तो सबसे इंपॉर्टेंट, भाई फिजिक्स के बंदे हैं तो वो ब्लैक होल को नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। ब्लैक होल सबसे मिस्टीरियस चीज है इस पूरे यूनिवर्स में। ब्लैक होल की एंट्रोपी में क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किस प्रोसेस में एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ने वाली है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम पढ़ेंगे, अनअटेंडेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, कि हम एब्सोल्यूट जीरो क्यों अटेंड नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब समझते हो बेटा, जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर एंड -273 डिग्री सेल्सियस तक हम क्यों नहीं जा सकते हैं, इसकी बात बताएंगे। लिखा है अनअटेंडेबिलिटी, क्यों अटेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स हैं, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है ना, हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के अंदर। मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल का रिलेशन पढ़ना है बेटा, 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। अब बताऊंगा हर रिलेशन का यही मतलब होता है, TdS = PdV, TdS = PdV, TdS = PdV, यानी टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी = प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। इसी चीज को यूज करते हुए बेटा चारों इक्वेशन हम ले लाएंगे। और अब क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते होंगे, सेकंड पढ़ के निकले होंगे ना, चीजों को याद करते हैं, और याद करते पक्का एग्जाम में भूल जाते हैं। और हर बार एग्जाम के अंदर मैक्सवेल रिलेशन हमेशा आपको डिराइव करने के लिए आता है। अगर आपका एग्जाम ये लॉन्ग टाइप आंसर है, यानी कि लिखने वाला प्रश्न आता है, तो आपके करने के अंदर आता है। अगर शॉर्ट टाइप आता है तो पूछता है इनमें से कौन सा मैक्सवेल रिलेशन नहीं है, तो बेटा वो आपको चेक करना होता है, मैं बताऊंगा। कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होता है, कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, कौन सा इक्वेशन का, यानी कौन सा प्रोसेस का फिजिबल है ना, मतलब फिजिबल मतलब योग्य है कि नहीं है, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन क्या होता है, जब किसी गैसेस को ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे तो कौन हमारा हीट शो करेगा, कौन कूल इफेक्ट शो करेगा, वो पढ़ेंगे ना। जैसे गैसेस को ठंडा करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, तो बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द गैसेस अपना शो करती हैं, कुछ ऐसे गैसेस होती हैं जो रिवर्स प्रोसेस में शो करती हैं, ठीक है, बताएंगे। जूल थॉमसन इफेक्ट खासकर हमारे फ्रिज के अंदर भी लगता है, उसमें बताएंगे जूल थॉमसन इफेक्ट बेटा, कि अगर कोई गर्म चीज को फ्रिज के अंदर रखोगे तो ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, कोई ठंडे चीज को फ्रिज के अंदर रखोगे तब, यानी गर्म खाना फ्रिज के अंदर रखोगे तब ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, कि ठंडा खाना फ्रिज के अंदर रखोगे तब तेजी से ठंडा होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि सर नॉर्मल पानी को अगर फ्रिज के अंदर रखोगे और कोई पानी ऑलरेडी ठंडा हो और उसको फ्रिज के अंदर रखो तो सबसे ज्यादा कौन ठंडा होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप सोच रहे होंगे कि जो ठंडा होगा जल्दी ठंडा होगा, नहीं, क्या टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, वहां T2 - T1 आता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, मैं बताऊंगा जब हम पढ़ाऊंगा जूल थॉमसन इफेक्ट। अगला आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ना, उसमें क्या होता है, गैसेस यानी गैसों का गतिज ऊर्जा,
ना गैसों का गतिज ऊर्जा, बहुत सारी गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे बेटा। इसमें मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैक्सवेल जो इक्वेशन होते हैं, मैक्सवेल्स जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैसेस के जो अणु होते हैं बेटा, वो मैक्सवेल्स यानी क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमेशा ये क्या होते हैं कि ये इसको विभिन्न मतलब विभेद कर सकते हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं बेटा, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और क्या बोलते हैं अनआइडेंटिकल होते हैं। तो उनमें मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है, बताएंगे, ठीक है। उससे काइनेटिक मॉडल ऑफ डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, काइनेटिक मॉडल कैसा होता है, 3/2 kT कैसे आता है, उसका VRMS R, उसकी स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल, चाल की बात करेंगे, सारी बात करेंगे ना। और क्या एक्सपेरिमेंट करके ये मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला था, वो भी बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि पढ़ने की बात करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में पढ़ना है कि अगर बहुत सारे जब मतलब पूरा सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल को एक एनर्जी दी जाती है, तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी वही बताता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है, लेकिन आगे पूरा इसको पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मोनो एंड डायटम पॉलीएटॉमिक बताया है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। अब आता है जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, देखो मैं बेसिकली थर्मोडायनामिक्स आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। सेकंड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आएगा वो आपको उमेश सर ऑलरेडी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, वो पढ़ाएंगे, मेरे भी क्लासेस जाना शुरू होंगी। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा बेटा यहाँ थ्योरी ऑफ रेडिएशन से। रेडिएशन का मींस, रेडिएशन से समझते हैं आप लाइट ना, जो चीजें लाइट इमिट करती हैं वो रेडिएशंस हैं, जो भी चीजें हैं वो रेडिएशंस, और रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 4th यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन ब्लैक बॉडी से रिलेटेड अपना तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, कि हम क्या करते हैं, हम पीछे दशकों में जाते हैं, दशकों से हम इतिहास खंगाल के लाके आपको इस प्रेजेंट टाइम में बताते हैं, जो आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत आपको हेल्पफुल होता है। तो हम बताएंगे बेटा लाइट का ओरिजिन कहां से हुआ, और बताएंगे कि ये जो ग्राफ आता है ना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बड़े छोटे से शब्दों में लिख दिया है, इस ग्राफ के पीछे बहुत किच्चाइन हुआ था, किच्चाइन मतलब बोले तो बहुत परपंच हुआ था बेटा ना। ये बताएंगे कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे मैक्सवेल आया, मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, स्टीफन बोल्ट्जमैन, किरचॉफ, ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट इसके अंदर आएंगे, वीन्स आएंगे, रिले जीन्स आएंगे, ठीक है, हम सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कुछ सब तो बता दिया इसके अंदर, स्टीफन, रिले जीन्स, वीन्स, सारा हम इसके अंदर। और लास्ट में आते हैं सबसे खूबसूरत प्लैंक्स लॉ, और प्लैंक्स लॉ से ही स्टार्ट हुआ था क्वांटम, क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपके 3rd सेमेस्टर के अंदर, 4th सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो चैप्टर है ना, ये ओरिजिन की तरफ ले जाता है, ये जो खासकर थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, ये हमको ले जाता है टुवर्ड द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि 4th सेमेस्टर में हमको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स समझना है तो टफेस्ट सब्जेक्ट है, सब टफेस्ट पेपर है ऑफ द फिजिक्स, और सबसे खूबसूरत पेपर है। अगर उसको समझना है तो बेटा ये 4th यूनिट को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। अगर ये समझ लिया तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स खत्म, ठीक है, हम पढ़ाएंगे उसके। चलो ये तो मैं पढ़ाने वाला हूं, 4th यूनिट से स्टार्ट करूंगा थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, उसके बाद पहले यूनिट पे चलूंगा। लेकिन जो उमेश सर पढ़ाने वाले हैं, ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, चलो आराम से होगा ना। हाँ, पार्ट बी में कुछ सर्किट फंडामेंटल, कुछ फंडामेंटल्स जो हमको सीखने, अपना बेस बिल्डअप करना है, और कुछ सेमीकंडक्टर सर्किट्स हैं, उनके बारे में, डिवाइसेस हैं, उनके बारे में पढ़ना है। पहला क्या है, डीसी और एसी सर्किट। भाई डीसी और एसी सर्किट में ये देखो, जो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, अगर अच्छा करना है बेटा, तो ये 2nd सेमेस्टर का जो आपका टॉपिक है उसे बहुत ध्यान से बेटा, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आने वाले आपके पूरे इतिहास में जब आप जाएंगे, जब आप यूजी करके खत्म होंगे, पीजी करने जाएंगे, पीएचडी करने, मान लो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पीएचडी करने जा रहे हैं ना बेटा, तो भी अगर ये सब चीजें नहीं क्लियर होंगी ना तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। और मैं बता रहा हूं कि आजकल बहुत सारे एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं जिससे ये सब पूछ दिया जाता है, थेवेनिन थ्योरम, नॉट थ्योरम और रेसिप्रोकल सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क एनालिसिस, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, बेटा नहीं आता है। जहां नॉर्मल से बता रहे हैं, बच्चे नहीं बता पाते क्योंकि पढ़ाई नहीं है मन से ना, हम लापरवाही करते हैं 2nd सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि कॉलेज की हसीन वादियों में खो जाते हैं, अप्सराओं में विलुप्त हो जाते हैं। जब अप्सराओं में विलुप्त होगे ना, जब देवी दर्शन करोगे तो दैव दर्शन तो होना पक्का है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डीके,
ऑफ करंट एंड आरएल सर्किट, कैसे कोई रजिस्टर और इंडक्टर सर्किट में कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डिके होता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर पता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उसका डायग्राम पढ़ेंगे, एक बार यू एक बार यू एक बार यू एक बार यू, ऐसे हम डिस्चार्ज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आरसीएल सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट, जब आप एसी करंट पढ़े होंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़े होंगे तो एलसीआर सर्किट पढ़े होंगे, वही आरसीएल सर्किट है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस है, कुछ नेटवर्क्स होंगे, सुपरपोजिशन, रेसिप्रोकलिटी, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, एसी ब्रिजेस होंगे, कुछ मेजरमेंट इंडक्शन होंगे, मैक्सवेल्स ऑन एंडरसन ब्रिजेस, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिजेस पढ़े थे ना, वैसे कुछ एसी ब्रिजेस होती हैं। मैक्सवेल ब्रिजेस जो होती हैं, जो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है वो डीसी ब्रिज होती है, लेकिन हमको एसी ब्रिज के बारे में पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट में जो ब्रिजेस आती हैं, मैक्सवेल्स आती हैं, ओन्स आती है, एंडरसन ब्रिज आती है, उसके बारे में पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को कैसे मेजर्स करते हैं ना, स्ट्रिंग एंड व्हील्स एंड डिसॉर्टी ब्रिजेस के बारे में पढ़ना है। खासकर बहुत सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा हर एक को नहीं जानना है, लेकिन खासकर जो आपको जाना है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े नेटवर्क जो होते हैं जिसको एनालिसिस करना होता है, उसको ये थ्योरम लगा के हम विद इन 10 सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पढ़नी है। अगला आता है, आहा बहुत मजेदार, एकदम आम की तरह रसीला सब्जेक्ट है हमारा, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड डायोड। ठीक है, डायोड के बारे में पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये आपके उमेश सर आपको स्टार्ट भी कर दिए हैं पढ़ाना। ठीक है, पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके आइडिया, फर्मी लेवल्स क्या होते हैं, फर्मी एनर्जी क्या होती है, सारे हम जानेंगे। डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, उसका फील्ड, उसका पोटेंशियल, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कितनी होती है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस क्या होता है ना, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत क्या होता है, वो हमको जानना है। क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड ना, अग्र अभिनत डायोड और पश्च अभिनत डायोड में क्या होता है कि वो जो उसका मैकेनिज्म होता है, कैसे अग्र फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, मतलब अग्र दिशा में करंट फ्लो करता है, कैसे पश्च दिशा में करंट फ्लो करता है, इसको बारे में पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होते हैं बेटा, ग्राफ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होते हैं, हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पढ़ना है, जेनर डायोड पढ़ना है, लाइट इमिटिंग डायोड और पॉइंट कांटेक्ट एंड फोटो डायोड, 4 प्रकार की चीजें होती हैं। जेनर डायोड, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जिसको बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, जो घर में एलईडी लगी होती है, पॉइंट कांटेक्ट एंड फोटो डायोड, ये हमको पढ़ना है 4 चीजें ना। अब हम जानेंगे कि कौन हमारा अभिनत में काम करता है, कौन पश्च अभिनत में काम करता है, यानी कौन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, कौन रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे, जहाँ पे आपको उमेश सर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जब ये पढ़ाएंगे बेटा ना, जब ये उमेश सर पढ़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आप घर पे भी एक ट्रांसफार्मर लाके ना, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लाके उसमें आप वो लगा के, क्या बोलते हैं आप, उसमें वो लगा के डायोड लगा के बेटा उसको रेक्टिफाई, किसी भी एसी करंट को रेक्टिफाई करके डीसी में अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बताया, ऐसा पढ़ाया जाएगा ना बेटा कि आप एक्सपेरिमेंट करने पे विवश हो जाएंगे ना, आप एक्सपेरिमेंट करके विवश हो जाएंगे। आप अभी तक सोच रहे हैं सर डायोड क्या होता है, डायोड कैसा दिखता है, बेटा डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, जितनी भी चीजें होंगी आपको क्लास में लाके दिखाया जाएगा। देख बेटा यही है, हालांकि अभी सुविधाएं इतनी नहीं है कि मैं आप लोग के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकूं, लेकिन ये दावा करता हूं बेटा, ये आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर आपका प्यार रहा, आपका सहयोग रहा बेटा, तो एक डीएनएस के नाम पे एक एक्सपेरिमेंटल लैब खुलेगा बेटा, और फिजिक्स का वहां पे एक्सपेरिमेंट होगा, बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट आएंगे और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के बिना अधूरा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, खाली आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक्सपेरिमेंट से फिजिक्स में प्यार लाना है बेटा, इमोशंस लाने हैं। एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में इमोशंस लाते हैं, ठीक, आपको इमोशंस लाने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, रिपल फैक्टर मतलब कुछ डीसी में कुछ एसी का पार्ट, डीसी में एसी का पार्ट, अल्टरनेटिंग करंट में, डायरेक्ट करंट में एसी, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ पार्ट, रिपल फैक्टर पढ़ना है ना। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन में कौन, जेनर डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेट करने के काम में आता है। जैसे मान लो हमको 5 वाट का बल्ब है, हमको इन्वर्टर से 10 वाट का हमको करंट मिल रहा है, 10 वाट का वोल्टेज मिल रहा है, तो भाई फ्यूज ना हो जाएगा। जब फ्यूज ना हो जाएगा पगले, तो वोल्टेज रेगुलेट करना ना पड़ेगा, 5 वाट बाउंड करना पड़ेगा ना उसको, 5 वोल्ट, तो वोल्टेज रेगुलेटर बताएंगे। आप घर में क्या करेंगे ना, बल्ब ला के वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, उसके सर्किट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ फिल्टर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, एलआर सर्किट है, कुछ फिल्टर्स हैं, पाई एलसी सर्किट है ना, वो हम बताएंगे। ठीक है, जो हम फिल्टर पढ़ेंगे तब। आरसी सर्किट है ना,
ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई। आते हैं ट्रांजिस्टर पे। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है ना, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, कब एरो बाहर निकलता है, कब एरो इन होता है, वो सारे आपको समझाया जाएंगे, सारे टर्मिनोलॉजी। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, एक्टिव एंड पैसिव बताया जाएगा, कट ऑफ, सैचुरेशन रीजन। ये जो ट्रांजिस्टर के जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान से पढ़ना, इसको बता दे रहा हूं। वोल्टेज, पावर गेन्स, ट्रांजिस्टर करंट एंड रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेशन देखना है। आइडिया ऑफ बेस विथ मॉड्यूलेशन ना, कैसे उसको एम्पलीफायर के रूप में काम लाते हैं, मॉड्यूलेट कैसे करता है, ठीक है, सारी चीज पढ़ना है। डीसी लोड लाइन क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में एक ऐसे लंबी सी लाइन होती है बेटा, वहां जहां कट करता है उसको लोड पॉइंट बोलते हैं। उस लोड पॉइंट के बारे में, लोड लाइन के बारे में जानेंगे। क्यू पॉइंट, जहां पे कट करता है ना, उसी को क्यू पॉइंट बोलते हैं। जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे, जब उसको एक लोड लाइन बनाएंगे तो लोड लाइन जहां पे कट करता है कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को, उसको क्यू पॉइंट बोलते हैं, वो पढ़ाया जाएगा आपको अंदर। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, बायस, करंट और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, खोल इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन करना है, आगे आपको इसके बारे में ब्रीफ पढ़ना होगा ना, ठीक है। और लास्ट में जो आता है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मल्टीमीटर्स हो गए हमारा, ठीक है। और मल्टीमीटर के स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ। जब आप पीजी लेवल पे जाएंगे तो आपको सीआरओ से, यानी कैथोड रे इस ऑसिलोस्कोप से आपका बहुत यूज है ना, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसको सीआरओ के मेथड से आपको वेव जो उसका आता है आउटपुट में जो आपको वेव आती है उस वेव को ड्रा करना होता है, तो सीआरओ कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका ब्लॉक डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोकसिंग एंड एक्सेलरेशन, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, केवल समझना है बेटा। फ्रंट पैनल कंट्रोल, स्पेसिफिक फीचर, ड्यूअल ट्रेस आरसीओ ना, ड्यूअल ट्रेस आरसीओ सीआरओ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ सीआरओ एंड सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ टू स्टडी द वेवफॉर्म एंड द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो ये सब सीआरओ के बारे में कॉमन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ना, जैसे कि इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है बेटा, उसी तरह हमारा ऑसिलोस्कोप होता है, यानी सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है बेटा। वो काम मेजरमेंट करने के काम आता है, कोई वेव फॉर्म होता है, कोई वोल्टेज होता है, करंट, फ्रीक्वेंसी, कैसे हम उसका यूज करेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, खासकर वो डिवाइसेस के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन बात आती है बेटा, पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या फायदा है, क्यों पढ़ेंगे हम, क्या मतलब है, उसी सारे का जवाब ही आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है ना। अब थोड़ा आ ही गए हैं तो इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। बट जैसा कि आप लोग को पता है कि ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम बेटा, आप कॉल करके, डे नाइट नाम ही तो इसलिए पढ़ा है ना, डे नाइट, दिन और रात, आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं बेटा। क्या है ये, अब क्या कर सकते हैं बेटा, ये पढ़ेंगे कैसे, मेरे को पढ़ाते हुए देखेंगे कैसे। मैं क्या हूँ कि मैं यूट्यूब पे तो मे बी के क्लासेस जाना इम्पॉसिबल सा ही है, क्योंकि ये सब क्लासेस पेड कोर्स के अंदर ही चलती हैं, और एक रूल और रेगुलेशन, एक पॉलिसी होती है कि मैं इसको आके यूट्यूब पे ऐसे इसका फ्री पढ़ा सकूं। बेटा अपना काम ये बरगलाने का, बहकाने का काम नहीं है कि ऐसा 1-2 क्लास दे दूं, फ्री बोल दूं, फिर आपको विवश करूं आप कोर्स लेने के लिए। बेटा जो पहली बात है, कट एंड क्लियर है, ठीक है, कुछ नहीं है, नथिंग। आपके पैसे के नाम पे आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, फी के नाम पे आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा। मैं बताऊंगा, अगर आप सोचेंगे तो आपका जो फीस होता है, जो कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं, जो वाइयास आपको रटे रटाए नोट्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर वे में, क्योंकि आप जब यहां पढ़ रहे होते हैं तो आप केवल अपने बीएससी के नहीं, आने वाले जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपका अच्छा खासा फोकस होता है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो ट्यूटर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं बेटा, वेल एजुकेटेड, और उनका भी यंग फैकल्टी है ना। यंग का मतलब है कि यंग जो जनरेशन होती है वो रटने पे बिलीव नहीं करती हैं, और क्या करते हैं कि जब आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे आपके पुराने नोट्स में टीचर्स फटे पुराना नोट्स लेके आता है, उसी से लिखवा के चला जाता है। आप उससे बेसिकली अपने एग्जाम पास कर सकते हैं। कौन से एग्जाम, सेमेस्टर वाले एग्जाम, ठीक, घसीट के आप 70-75% ला सकते हैं। लेकिन बेटा आपके अपने आइडियाज को, अपने माइंड के शार्पनेस को आपने ब्लॉक कर रखा है, आप उसी बुक के अंदर, उसी कॉपी के अंदर बंध जाते हैं, और हमको बाउंडेशन वाला काम नहीं करना बेटा। यदि आपको पढ़ना है और मन से पढ़ना है और अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, आगे चल के कुछ करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, तो बेटा डीएनएस जुड़ना है। अगर नहीं करना है, केवल रटना है, तो भैया आप लोगों से सविनय निवेदन है बेटा कि आप लोग मत पढ़िए। इससे अच्छा है कि मत पढ़िए। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप लोग रटने पे विश्वास कर रहे हैं तो बेटा रटने की बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग हैं, आप वहां जाके अपनी रटने की विद्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रट्टू तोता हो सकते हैं बेटा, लेकिन याद रखिएगा, रट के बस आप सेमेस्टर पास हो सकते हैं, अपनी कॉलेज की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन आपको जब
हायर इंस्टीट्यूट में जाना है बेटा, हर एक पड़ाव के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन जब आप रट के पास होंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका नहीं निकलेगा, लिखित गारंटी में देता हूं, नहीं निकाल सकते हैं। आपका निगेटिव में मार्क्स चला जाएगा, आपका दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा बेटा, सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। और खासकर जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तब, फिजिक्स कोई रटने की चीज होती है? जरा बताओ मुझे, फिजिक्स कौन सा बुद्धिमान प्राणी कहता है कि फिजिक्स रट लो, रट के पास हो जाओ? अरे बेटा, रट के तुम मार्क्स ला सकते हो, तुम 90% ला दोगे, मैं ताली बजाऊं, क्लैपिंग करूंगा, वाह गुड मेरे लाल। लेकिन अगर 90% मैं तुमको 2 क्वेश्चन दे दूं, उसी 90 जितना आपने 90% लाया उसी सिलेबस में 2 क्वेश्चन दे दूं, गारंटी के साथ कर रहा हूं, कोई बच्चा अगर जो रट के पास हो मुझे लगा के दिखा दे या मुझे समझा दे कि सर ये इसमें ये चीजें इन्वॉल्व है। तो फिजिक्स बेटा, फिजिक्स का जब नाम आता है तो बॉडी से एक गर्माहट आती है कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, और इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स जो समझ पाया उसके लिए अथाह गंगा सागर है, और जो नहीं समझ पाया उसके लिए कुछ नहीं है। बुद्धू आदमी के लिए क्या फिजिक्स है ना। तो जो भी कोई प्राणी कहे कि फिजिक्स रटने की चीज है बेटा, उससे या तो कट लो या तो उससे बोलना बंद कर दो, क्योंकि आपको बहका रहा है। तो ऐसी हमको इंस्टीट्यूट में नहीं जाना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है और मन से पढ़ना है और फिजिक्स पढ़ना है और सब्जेक्ट्स को अगर ध्यान से पढ़ना है बेटा, अपने मन में उतारना है, तो डीएनएस आना है। अगर रटना है तो भाई आपके लिए द्वार नहीं खुला हुआ है, आपके लिए द्वार बंद है बेटा। देखो, जो चीजें हैं नीट एंड क्लियर है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं बेटा जो मैं फंसाता हूं ना, कि मैं फंसाऊंगा कि आप आइए हमारे यहाँ आइए, मैं भीड़ इकट्ठा करूंगा, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको रटाऊंगा, रटाने की शक्ति बढ़ाऊंगा। नहीं, मेरे को नहीं रटाना, मेरे को उस बच्चे को फिजिक्स नहीं पढ़ाना जो रटने की कोशिश करेगा। ठीक है, वही फिजिक्स पढ़ेगा जिसको फिजिक्स से प्यार होगा, और जब मैं पढ़ूंगा आपको नहीं भी होगा तो मैं प्यार कराऊंगा। कैसे प्यार कराऊंगा, ठीक है, कैसे अफेयर कराऊंगा, मेरा काम है। आपका बस मेरे पे ट्रस्ट करने का काम है। और पुराने बच्चे पढ़े होंगे तो जानते होंगे मेरे को। आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट्स पढ़े होंगे, कमेंट सेक्शन में जो हमारे पुराने बच्चे पढ़े होंगे जानता है कि फिजिक्स को मैं किस लेवल तक पढ़ाता हूं, कैसा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये अपना मेरा फिजिक्स के प्रति डेडिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं फिजिक्स में इतना रम जाता हूं, फिजिक्स में इतना घुस जाता हूं कि मुझे हर एक चीज, फिजिक्स की छोटी से छोटी चीज भी ऐसे लगती है क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर मैं बता रहा हूं, अगर ऑप्शन करना है कि मुझे शादी और अपने फिजिक्स के करियर में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो मैंने अपना फिजिक्स करियर चुनूंगा। शादी वादी भाड़ में जाए, मुझे फिजिक्स इतना प्यार लगता है कि मैं दूसरे किसी से प्यार ही नहीं कर सकता। सच बता रहा हूं, ये रियलिटी चीज है ना। आप भी यंग है, हम भी यंग है, आपको भी प्यार होता है, हमको भी प्यार होगा, होने वाला होगा, जो भी होगा। लेकिन अगर मुझे प्यार करना होगा तो मैं फिजिक्स से करूंगा, क्योंकि फिजिक्स मुझे जो ज्ञान देता है वो सामने वाला कभी नहीं दे सकता है। सामने वाला मुझे इमोशन करेगा, सामने वाला मुझे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन फिजिक्स मेरा कभी मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा, फिजिक्स मुझे कभी मेरा तनहा नहीं करेगा ना बेटा। तो फिजिक्स से प्यार करो। ठीक है, आते हैं क्या होता है। मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम का ये सिलेबस है, सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है बच्चा, जितने हमारे पास एकदम यंग फैकल्टी हैं, एकदम वही पढ़ाते हैं जो हमारे पास जितनी हमारी क्षमता में है। हम वो नहीं पढ़ाते कि हम इसमें उसमें वो भी घुसा दें, क्या नाम है, दूसरे कोर्स भी घुसा दें जो हमारे पास टीचर ही नहीं है, हमारे पास फैकल्टी नहीं। वही पढ़ाएंगे जो हमारे पास, जो हमारी फैकल्टी है। क्या कोर्स का फीचर क्या है बेटा, जब जुड़ोगे बहुत बारीक देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। रिकॉर्डेड इसलिए है बेटा क्योंकि बच्चों का टाइमिंग अलग अलग होता है, अलग अलग टाइमिंग में डिमांड करते, रिकॉर्डेड है ना। आप लाइव कहेंगे तो लाइव भी चल जाएगा, लेकिन लाइव डाउट सेशंस आएंगे, हर एक टॉपिक के बाद आपका लाइव डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, क्लास पीडीएफ नोट्स, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, बेटर वे में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, मैं तो हाथ से ही लिखा दूंगा ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पीवाईक्यू जब कहीं नहीं मिलेगा, तो केवल डिविनियस पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर को मॉडल और सैंपल पेपर, आपके बहुत सारे मॉडल और सैंपल पेपर दे दिए जाएंगे हर एक टॉपिक से, आप लगा के आप उस पर एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे बेटा। ठीक है, स्पेशल गाइडेंस टिल एग्जाम। और बेटा एग्जाम टाइम में तो आप लोगों ने देखा ना, एग्जाम टाइम में बेटा, एग्जाम टाइम में जो ये आग, जो ये स्पार्क जो आपके डीएनएस पे लगती है ना, वो बेटा यूट्यूब पे कहीं नहीं लगती है। दिन रात टीचर यहीं खा के यहीं लेटे रहते हैं, उठते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, फिर खाते हैं, फिर लेटे रहते हैं, फिर पढ़ाते हैं। ये मेरा आंखों का देखा हुआ है बेटा, कि मैंने खुद किया हुआ है। ये टी शर्ट है बेटा, निकालने का मौका नहीं मिलता एग्जाम टाइम में, जब भी बच्चों का एग्जाम आता है। फोन घर पे बात नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि बच्चों का कॉल आ रहा है, बच्चों के डाउट्स हैं। तो टिल एग्जाम तक जो चिंगारी डीएनएस पे लगती है ना, जो अपने डीएनएस पे चिंगारी लगती है एग्जाम के समय पे, वो आप लोग उसके गवाह हैं यार। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो गवाह हैं, देखे हैं कि किस तरीके से हम लोग उस चीजों को पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा ये सब कहते हुए थोड़ा सा मैं वो होता हूँ, क्या मोटिवेट हो जाता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। कहना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उस कदर का मेहनत किया है, और मेहनत जब करता हूं तो गर्व से सीना चौड़ा करके बताता हूं कि हाँ हमने किया है। ठीक है, मैं मुंह चोरी वाला काम अपना नहीं होता है, मैं किया हूं तो किया हूं, ऐसे सीना चौड़ा करके कहता हूं। ठीक है, तो उसी चीज का मुझे ये इमोशन है, उसी चीज की मुझे बस आती है अंदर से, ये जो इतना स्पार्क, इतना हम लोग का जोश आता है ना बेटा, उसी चीज की बदौलत है। जो हम पढ़ाते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप अच्छा नंबर लाते हैं ना, उसी चीज से हम लोग के अंदर वो जोश आता है। ठीक है,
क्या होता है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। 3 मंथ का कंप्लीट कोर्स है, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 मंथ का कंप्लीट कोर्स है बेटा। ऐसा नहीं कि कोचिंगों की तरह 6 महीने कोर्स चला दें और हर महीने में 500-600 रुपए लेना, ऐसा कुछ नहीं बेटा। 1000 रुपए मात्र फीस है बेटा। 1000 में पूरे सेमेस्टर का आपका फीस है, मंथली नहीं है। आप एक बार पेमेंट करेंगे, पूरा सेमेस्टर पढ़ के जाएंगे। क्या क्या होगा फीचर्स ये मैं आपको दिखा दिया हूं, ठीक है। क्या है बेटा, कॉल भी कर सकते हैं 6387986764 और या फिर ये सारी क्लासेस आपके एजुकेयर ऐप पे चलाई जाएंगे। डाउनलोड करना पड़ेगा आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप। आप मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, विद द गुड रेटिंग आपका ऐप है। आप वहां पे आप रिव्यू भी दे सकते हैं, बच्चों ने अच्छे खासे रिव्यू दिए हैं। 4.4 स्टार की इसकी रिव्यू है बेटा, इसकी रेटिंग है, आप जाके देख सकते हैं। कहीं बेटर है, बहुत बेटर है। हेल्पलाइन नंबर है बेटा। और ये सारी चीजें मैं जो आपको बताया बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और बोलते बोलते कहीं ना कहीं वो अंदर से मेरे पेट में अभी दर्द होना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी एनर्जी आ जाती है, बोलते मन करता है क्या क्या आपसे बता दूं, क्या क्या आप सबको बता दूं, क्या क्या आपको पढ़ा दूं। मन तो कर रहा है अभी से स्टार्ट कर दूं फिजिक्स पढ़ाना, लेकिन थोड़ा सी ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो हो गया। लेकिन फिर भी पर यही कहूंगा कि प्यार, दुलार, आशीर्वाद यानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेटा आपने करते जाना, ठीक है। और आशीर्वाद लेते जाना। जाओ, मस्त रहो, खुश रहो। और अच्छा लगा, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि वी आर डूइंग गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं बेटा, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आप ज्वाइन हो सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और जब जो आप ज्वाइन होंगे तो मेरे संरक्षण में आएंगे। और मुझे पता है कि मेरे अपने दोस्तों को कैसे लेके चलना होता है ना, दोस्तों को कैसे लेके चलना हो तो कैसे पढ़ाना होता है बेटा, क्योंकि जिस पथ से आप चल रहे हैं ना, उस पथ से हम गुजर चुके हैं। मैं जानता हूं आपकी तकलीफों को, मैं आपके परेशानियों को, ठीक है। कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बेटा तो मेरे से बता देना। ऐसा नहीं कि आपका कुछ पैसे से कम पड़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप कोर्स ना लेना, ऐसा भी सिस्टम नहीं है ना। आप अगर आपके पास वेरीफाइड वर्जन, आप क्या बोलते हैं, वेरीफाइड रीजन होगा बेटा ना, तो अपना इंस्टीट्यूट उसके लिए भी खड़ा है और मैंने किया हुआ भी है, ठीक है। तो बिना किसी हेजिटेशन के बेटा पढ़ो, मेन काम है पढ़ना। पैसा रुपया आता जाता रहेगा यार, 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पढ़ो पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा। जब माँ बाप का नाम रोशन होगा ना, ठीक है, अपना भी नाम रोशन होगा, अपने को भी अच्छा लगेगा हमारा बच्चा इस रीजन में है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ जगमगाते हुए, मुस्कुराते हुए वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।